Hello students, welcome back in your own channel, that is Bioside, and in this video we will learn about the structure of sperm. Now इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने पढ़ा about the spermatogenesis, that is formation of sperm के बारे में. एक हमने पढ़ा in seminiferous tubule और दूसरा हमने पढ़ा with the help of a line diagram. तो अब sperm formation हम पढ़ चुके हैं डिटेल में. Now it is the time to learn about the structure of sperm. तो शुरू करते हैं इस वीडियो को. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वर्ड देता हूं और उस वर्ड के बारे में आपका काम है सोचना. ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तब तक आप लोग एक वर्ड के बारे में सोचिए. सारे काम मैं ही तो नहीं करूंगा, है ना. तो द वर्ड इज स्पर्मेटोजेनेसिस. बहुत बार सुन चुके हैं, आई नो, जिसको हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस. और आगे आपको कुछ सोचना है. क्या सोचना है इसकी मैं हिंट आपको दे रहा हूं. इट इज ऑल्सो नोन एज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड. ध्यान रहे, ये नया शब्द दिया है. इट इज ऑल्सो नोन एज मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेटिड्स. किसी काम के लिए दिया आपको, तो आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, इनकी डेफिनेशन को आप रिकॉल करिए. मैं तब तक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ. राइट, सॉरी. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज हेड. सेकेंड पार्ट इज नोन एज नेक. थर्ड पार्ट इज नोन एज middle piece, and the fourth part is known as tail. Now it consists of 4 parts. First part is known as head. Second part is known as neck. Third part is known as middle piece, and the last and the longest part of the sperm is known as tail. अब कहानी इस वीडियो की असल में शुरू होती है. मैंने आपको वर्ड दिया था, आई होप आपने कुछ सोचा होगा इसके बारे में. चलिए, पहली बात इसकी डेफिनेशन ही थी कि स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, यहीं पर शब्द ध्यान सुनिए, ऑफ नॉन मोटाइल इमैच्योर इनटू द मोटाइल मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ. राइट, चेंजेस हुए. किसमें चेंजेस हुए? स्पर्मेटिड्स में. उसमें चेंजेस हुए. कैसे चेंजेस हुए? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए. किसमें कन्वर्ट हुआ? वो मोटाइल. ये कैसा था? नॉन मोटाइल. ये कैसा है? मोटाइल. मतलब एक चीज जो आपके दिमाग में आ गई है वो ये कि टेल इसमें है स्पर्म में और इसमें टेल नहीं होगी. इसका मतलब इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. कैसे चेंजेस? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. इनके अंदर जो स्पर्मेटिड के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा. राइट है, तब क्या जाके बनेगा? स्पर्मेटोजोआ. अब वो चेंजेस के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. नाउ द फर्स्ट पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ हेड रीजन. द हेड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम समझ लें कि द कवरिंग ऑफ द स्पर्म, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म इज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नथिंग एल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चेंजेस, तो होता क्या है, यहां पर जो गोल्गी बॉडीज होती हैं दे रीअरेंज एट द टिप. They get condensed at the tip, and this reason the condensed Golgi bodies at the tip is known as acrosome. अब acrosome के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है. Acrosome consists of hydrolytic enzymes. It consists of enzymes which कैटेगरी कौन सी होती है उनकी? हाइड्रोलिटिक. दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और ये 3 एंजाइम्स हमारे पास. नंबर 1 इज नोन एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. नंबर 2 इज जोनालाइसिन. Number 3 is
हाइलोरोनिडेज। नाउ ये 3 एंजाइम होते हैं किसके अंदर, एट्रोसोम के अंदर। एट्रोसोम क्या है, एट्रोसोम इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज एट द टिप ऑफ द हेड रीजन। क्लियर? इसके अंदर ये 3 एंजाइम होते हैं। उन तीनों एंजाइम कैसी कैटेगरी के होते हैं, दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ध्यान रहे, दिस इज द कैटेगरी। कौन से एंजाइम है, 3। और इन्हीं 3 एंजाइम्स को एक और शब्द दिया गया है, दैट इज दीज 3 आर नोन एज sperm lysine. Most important word for need, for board, for everything. Sperm lysine. ध्यान रहे, यहां पे बात समझिए। This is the category to which these 3 enzymes are related. But the common term given to these 3 enzymes is known as sperm lysine. कैटेगरी ये है, तीनों का नाम ये है। एंड ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द ओवम, जो हम यहाँ पे नहीं, आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, राइट? ओके, नाउ द सेकंड इज, दिस इज as we know, this is heterogen and this consists of a large nucleus, a large nucleus in which DNA is present in large but condensed amount, right? Okay, अब ये तो क्या हमारे पास हेड रीजन कंप्लीट। अब हेड रीजन के बाद आता है हमारे पास नेक रीजन। अब नेक रीजन में क्या होता है, देयर आर 2 सेंट्रियोल। ध्यान रहे, देयर आर 2 सेंट्रियोल। वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल and other is known as distal centriole. ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक्चुअली में ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, जिसमें जो हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसकी पोजीशन ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स इन पोजीशन, जबकि जो हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, स्पर्म फ्यूज कर गया ओवम को, जाइगोट बन गया, पर वो जाइगोट में फर्दर डिवीजन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं होगा। ध्यान रहे, एक स्पर्म अगर उसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं है तो इट इज नॉट एबल टू फॉर्म ए जाइगोट। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन कौन कराएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होगा। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल था, एक्चुअली में ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये जो है ये एक्सटेंड कर जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पर्म, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पर्म, लेंथ ऑफ द स्पर्म टू फॉर्म एक्सियल फिलामेंट, टू फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। ध्यान रहे, इस एक्सियल फिलामेंट के अंदर 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? कैसा होता है, 9+2 स्ट्रक्चर होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ अब हम आज आ जाते हैं अपने मिडल पीस के ऊपर। दूसरा चेंजेस आया, अब स्पर्मेटिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एज नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो, मैंने क्या बोला, रीअरेंज होता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाता है अलोंग द एक्सियल फिलामेंट इन ए स्पाइरल फैशन, इन ए स्पाइरल फैशन। क्लियर? दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई द मिडल पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म, या फिर इंजन ऑफ स्पर्म। यहां पे एनर्जी जनरेट होती है किसके अंदर, मिडल पीस के अंदर। व्हाई? बिकॉज इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन ए स्पाइरल फॉर्म। ध्यान रहे, एक स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है वो 24 घंटे होती है। इसका मतलब कि उसके पास में जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है।
इट हैव ए लिमिटेड एनर्जी, तो उसी लिमिटेड एनर्जी में उसको ओवम तक पहुंचना होता है। एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? मिडल पीस। वाई? बिकॉज कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। रीअरेंज हुआ जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे इसके अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दे गेट रीअरेंज अराउंड द माइटोकॉन्ड्रियल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। अब यहां पर कुछ चीज हमारे पास एक दो पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बड़ा ही कंडेंस हो जाता है। इट मीन्स इन कंपैरिजन टू स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है। एंड सम वुड से इट इज प्रेफर्ड कि जो थोड़ा सा बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है जो कंडेंस हो जाता है, वो एक्चुअली में एक बहुत ही पतली सी लेयर बनाता है अराउंड द posterior end of nucleus, around the neck or around the middle piece, which is known as manshet। ये आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। दूसरा, द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक्चुअली में डायग्राम तो मैंने आपको बनाया है, राइट है, और इस डायग्राम में आपको चारों पोर्शन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में स्पर्म के अंदर काफी सारी किताबों में ऐसा भी दिखता है जहां पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिवीजन, सीधा ये पतला होता चला जाता है और टेल बन जाती है, राइट है। तो एक पॉइंट उसके लिए यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है विच डिफरेंशिएट द मिडल पीस इनटू द टेल। एक स्ट्रक्चर हमारे पास जो कि ये कंफर्म करता है कि भैया जी यहां से क्या शुरू होगी? टेल शुरू होगी, एंड दैट इज स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्यूलस। एंड नाउ फर्दर दिस इज द टेल। ध्यान रहे, टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। इसे एनर्जी कौन देता है? मिडल पीस। ध्यान रहे, स्पर्म मूव करता है बाय द टेल, बट एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है? मिडल पीस। तो दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई थिंक ये जो वर्ड है अब आपके समझ में आ गया होगा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिनकी वजह से एक नॉन मोटाइल इमैच्योर स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटिड्स के स्पर्मेटोजोआ के अंदर। ना ये तो हमारे पास खत्म हो गया, राइट है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे हमारे पास पॉइंट हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो कि आपके पास नीट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, यहीं पे देख लेते हैं, एक स्पर्म का जो नॉर्मल साइज होता है, साइज ऑफ स्पर्म, वो होता है हमारे पास 50 माइक्रोन। क्लियर? इस स्पर्म का जो साइज है कितना है हमारे पास? 50 माइक्रोन। एक और चीज हमारे पास, पर डे एक हेल्थी ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्स 8 billions of sperms are formed. 8 billions of sperms are formed. स्पर्म्स फॉर्मेशन होते हैं, मैच्योर नहीं होते। स्पर्म को मैच्योर होने में 72 डेज चाहिए। हाउ मेनी डेज? 72 डेज। ध्यान रहे, 72 डेज फॉर मैच्योरेशन। स्पर्म फॉर्मेशन पर डे कितने होते हैं? 8 बिलियन, लेकिन उनको मैच्योर होने कितना चाहिए? 72 डेज। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहां पे बता दिया कि स्पर्म जो है आफ्टर इजैकुलेशन वायबल रहता है फॉर 24 आवर्स। केवल 24 घंटे तक वो वायबल फॉर्म में रहता है। 24 घंटे के बाद उसकी वो डीजनरेट हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। क्लियर? अब एक और पॉइंट, in a single ejaculation approx 3.5 billions of sperms are released. 3.5 billions of sperms are released, लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल कितना करता है? 8 स्पर्म। तो सर ये 3.5 बिलियन आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे आपको। इसके अलावा मेरे ख्याल से हाँ एक पॉइंट और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पर्म है इसकी जो स्पीड है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट,
वो होती है हमारे पास में 1.5 से 2, 3, 4 mm पर मिनट, mm पर मिनट। ध्यान रहे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पता होने चाहिए। ध्यान रहे ये कॉमनली आपको किसी वगैरह नहीं मिलेंगे, बट योर स्टूडेंट ऑफ बायो साइट तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो ये हो गया नॉर्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर, सारे पॉइंट हैं यहाँ पे स्पर्म से रिलेटेड, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा एक पॉइंट और बता दूँ, जब एक स्पर्म एंटर करता है इन द ओवम तो उसका केवल इतना पोर्शन ही एंटर करता है, बाकी कोई पोर्शन एंटर नहीं करता, वो सब बाहर ही रह जाता है। लेकिन इतना पोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर दैट एंट्री। एनर्जी कौन देता है? मिडल पीस। पहुंचाता कौन है? टेल। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी खबर देने जा रहा हूँ मैं आपको, हालांकि मुझे पहले कर देना चाहिए था, पर अब दोबारा से अब आप जो वीडियो देखेंगे आगे से फर्दर, और कोशिश करूँगा कि मैं पिछले वीडियोज़ में भी कर सकूँ, उनमें मैं आपको ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे वीडियो के बीच बीच में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दिया करूँगा एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, है ना। एक्चुअली में वो एक पोल जो होता है ना उसकी तरह पे आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग माई further length of videos, it is better to give your questions so that you can practice these questions or the questions of previous videos at a very regular basis, right? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप मेहनत एटलीस्ट अपने लिए तो कर सकते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें और उसको कॉपी में लिखिए। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए प्लीज़। मेरा एम जो है वो फेमस होने का है, नो डाउट, लेकिन मेरा एम आपकी हेल्प करने का भी है। तो प्लीज़ वैसे बीच में मैंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं, उससे कुछ नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ शेयर करें, दूसरे बायो स्टूडेंट के साथ शेयर करें एंड स्टे सब्सक्राइब्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फॉर द 3 marks, and stay subscribed, stay connected. Thank you.